आज की इस वीडियो में हम हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो चैप्टर रहेगा ये हमारा अब से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को रहेगा। अभी तक के जो वीडियोस हमारी आई, जितनी पॉलिटी से रिलेटेड हमने वीडियोस जो बनाई हुई हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थी। यानी हमारा जो संविधान जो बना था उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी उसके रिगार्डिंग थी। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, कंपनी का शासन रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन आया था 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद वो रूल हट जाता है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है और फिर गणतंत्र बनने की ओर अग्रसर होता है। संविधान हमारे देश का बनाया जाता है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कैसे उसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या क्या समितियां बनी, प्रारूप समिति, झंडा समिति एक्सेट्रा, वो सब हमने देखा। यानी वो सब हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर, उस बुक के अंदर क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ वो हिस्ट्री ने क्या क्रिएट किया है, हम आज से वो चीज़ें डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे प्रस्तावना से। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इस शब्द का अर्थ क्या है, यानी प्रस्तावना का मतलब क्या है। जैसे हम कभी कोई नोवेल पढ़ते हैं या हम कोई बुक पढ़ते हैं, सपोज़ हमने एक नोवेल है सेपियंस करके, तो हम उस बुक सेपियंस से आप क्या समझ सकते हैं, यानी वो बुक जो होगी वो किस बारे में होगी, मानव के विकास, कैसे मानव आगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ वो पाया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सेपियंस, होमो सेपियंस जैसे हम कहते हैं। यानी उस बुक का एक वो टाइटल हो गया, एक होती है टाइटल, और दूसरा हम जब उसका फ्रंट पेज पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिया होता है कि ब्रीफ डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, संक्षिप्त विवरण, ठीक है। तो वो चीज़ है हमारी प्रस्तावना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 470 अनुच्छेद हैं, इतना वास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे विस्तृत जो संविधान है वो हमारे देश का है। तो उस बुक में, उस संविधान की उस बुक में का जो निचोड़ है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब, यानी पूरे संविधान की बुक का जो परिचय होगा, जो उसकी भूमिका होगी, वो ही बोला जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। यानी संविधान का परिचय या उसकी भूमिका कहलाती है प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले अमेरिका जो है उसने प्रीएम्बल को अपनाया था, ठीक है। अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में लेकर आया था और उसी से प्रेरित होकर बाकी सारे देश, जितने भी लोगों ने अपनी प्रीएम्बल अपनाई है वो उसको देख के अपनाई है। पर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली हुई है, ऐसा नहीं है। सबकी प्रस्तावना तो अलग अलग होगी ना, जो उसका निचोड़ आएगा वो तो सबका अलग अलग आएगा, ठीक है, राइट। तो संवैधानिक विशेषज्ञ एक थे जिनका नाम था N.A. पाल्कीवाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, N.A. पाल्कीवाला ने। अगली चीज़ अगर हम देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1949 में लाया गया था, 46 में लाया गया था, ठीक है। तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था उसी पे आधारित है हमारी प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में, जब हमने संविधान का निर्माण चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है वो चीज़, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर नहीं दोहराएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो अगली चीज़ पे हम जाते हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हमें जानना भी चाहिए कि क्या क्या केसेस ऐसे रहे थे जिसमें
प्रस्तावना को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का भाग माना गया या नहीं माना गया। और इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या संविधान में प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं। कौन सा वो केस था जिसने संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना या किसने नहीं माना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के आ जाते हैं, तो हम जल्दी से इस बारे में भी देख लेते हैं। तो बेड़ूबाड़ी मामला जब हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे ही मामले जो हैं ये हम जो पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेड़ूबाड़ी मामला होता है 1960 में, 1960 में ये मामला आता है, जो जब ये कहता है कि क्या जो प्रस्तावना है ये हमको कोई ना हमको कोई अधिकार देती है, ना हमको कोई पावर देती है, या प्रस्तावना अगर हमारे संविधान में नहीं होगी तो उससे हमारे मूल अधिकारों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे कर्तव्य क्या हैं उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, या किसी की अगर हम संसद की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका विधायिका, उनकी किसी की भी शक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको अगर हम हटा दें तो हमारे जो अनुच्छेद हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसका कहना था जब इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है तो आप इसको हमारे संविधान का भाग कैसे मान सकते हैं। यानी इसने ये जो मामला था, बेड़ूबाड़ी जो मामला था, इसने कहा कि संविधान जो है जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं होगी। ठीक है, तो बेड़ूबाड़ी मामले ने ये क्लियर किया था। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे पहले की वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया था, 1973 का 73 का केशवानंद भारती मामला। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इनफैक्ट केबीसी अगर आप देखते होंगे तो 3-4 साल पहले आई थिंक 1 करोड़ का क्वेश्चन भी आया था इससे, मुझे याद है अभी तक। तो केशवानंद भारती मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मामले ने ये क्लियर कर दिया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है, ये प्रस्तावना संविधान का अंग होगी। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में हुआ क्या था? केशवानंद भारती मामला जो था वो संविधान में हम जो संशोधन करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें कही गई थी कि संविधान का संशोधन तब तक ही आप कर सकते हैं जब तक कि उसका मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना आ जाए। ठीक, जैसे हमारा अगर हमको एक कमरा दे दिया जाए, सपोज़ हमें एक घर में एक कमरा दे दिया है, ठीक है, जिसमें सपोज़ हमको 3-4 पेंटिंग्स दे दी हैं, लगाई हुई हैं एक जगह पे, ठीक है, फ्रिज है, टेबल है, बेड वगैरह है। अब हमको कहा है कि तुम इसको अपने मन से कहीं पर भी अरेंज कर सकते हो, या अगर तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो तुम उस चीज़ में कुछ बदलाव कर सकते हो, तुम कुछ ऐड कर सकते हो, पर तुम्हें जो करना होगा वो इस कमरे के अंदर ही करना पड़ेगा। ये एक बाउंड्री हो गई, यानी ये हमारा एक मूल ढांचा हो गया। तो सेम ऐसा ही है, हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है। मूल ढांचा क्या है वो कभी डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। जैसे कोई मामला आते जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो तब डिसाइड करता है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, तो मूल ढांचे को कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ये मूल ढांचा क्या होगा। तो ऐसे ही हमारे संविधान में जो मूल ढांचा है उसमें कहा कि अगर आपको चेंजमेंट लाना है, संशोधन करना है अनुच्छेदों में तो आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप संविधान की मूल भावना को, मूल ढांचे को ना तोड़ें, उसको उसमें बदलाव ना लाएं। तो ये केशवानंद भारती मामला था और इस मामले ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग होगी। ठीक है, तो 73 में ये जब प्रूफ हुआ था तो 76 में हम देखते हैं 42वां संशोधन जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम में आया था। इमरजेंसी हमारे देश में 75 से 77 तक लगाई गई थी, प्रधानमंत्री उस समय की जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 76 में जो अमेंडमेंट होता है 42वां संशोधन, इसने हमारी प्रस्तावना में चेंजमेंट लाया, 3 शब्द जोड़े जो बहुत बार, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वो शब्द हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो इन 3 शब्दों को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया है, उससे पहले तक ये नहीं थे। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि क्योंकि ऐड किया गया यानी चेंजमेंट लाया गया, यानी संशोधित किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं।
अब चूंकि वो संविधान का भाग है तो संविधान में तो चेंजमेंट ला सकते हैं ना हम, बदलाव आते हैं, इतने सारे अमेंडमेंट चेंज होते रहते हैं आए दिन, ठीक है। तो अगर वो संविधान का भाग है तो उसमें भी बदलाव हो सकता है, इसीलिए 76 में ये प्रूफ हो गया कि हाँ हम ये संविधान का भाग है और चेंजमेंट करके 3 नए शब्द जोड़े गए। इस बात को पक्का करने के लिए एक और मामला जो आता है LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 का, इसने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई अब तो एकदम कट एंड क्लियर हो गया कि प्रस्तावना जो होगी वो संविधान का भाग होगी, आप उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। प्रस्तावना के बारे में अगर हम और चीज़ें जानें तो ये किसी में शक्ति का बंटवारा नहीं करती है, जैसा भी हमने देखा जो बेड़ूवाड़ी ने अपने केस के अंदर जो लिया था वो चीज़ को, कि प्रस्तावना किसी की शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी ये विधायिका को शक्ति नहीं प्रदान करती है, ना उनकी शक्तियों में कोई प्रतिबंध लगाती है, ना आप प्रस्तावना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम वहाँ पे हर चीज़ जो भी है हमारी जो हमारे खिलाफ है, यानी उस चीज़ के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। पर प्रस्तावना को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, प्रस्तावना के लिए ये गैर न्यायिक है एक तरीके से, अगर हम वर्ड जो एक्यूरेट यूज़ करें वो है गैर न्यायिक है, यानी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या प्रस्तावना को चेंज किया जा सकता है, तो हाँ, और अभी तक बात ध्यान देने वाली बात है ये है कि प्रस्तावना को केवल एक ही बार ही चेंज किया गया है 76 में, 1976 में, ठीक है, जिसमें ये हमने देखा भी 3 वर्ड ऐड किए गए थे, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, ये है हमारे देश की प्रियम्बल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल, यहाँ पर पे इंग्लिश में है और यहाँ पर पे हिंदी में है। चूँकि ये वीडियो हम हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में आप इसको पढ़ लेना। एक इंडियन होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रियम्बल में क्या चीज़ है। केवल अपना एग्ज़ाम पास करने के लिए ही नहीं पढ़ना है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने देश को समझने के लिए, तुम्हारे क्या अधिकार हैं, आप लोगों के क्या अधिकार हैं इंडिया में रहते हुए, ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए भी ये ज़रूरी है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ें या आप पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी पढ़ें, वो सब्जेक्ट केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पढ़ना चाहिए और रटना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। इससे तो बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से तत्व हमारे संविधान की उद्देशिका में है या प्रियम्बल में है करके। जैसे हम यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ में वापस आएंगे, देख लेते हैं प्रस्तावना के तत्व, ठीक है, यानी इंग्रेडिएंट अगर हम वर्ड यूज़ करें तो प्रस्तावना के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या तत्व हैं। तो प्रस्तावना में मूलतः 4 तत्व की बात करी गई है। एक तो भारत की प्रकृति कैसी होगी, यानी एनर्जी का स्रोत क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है, अधिकार का स्रोत क्या होगा, संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है और संविधान को कब लागू किया गया था वाली डेट, तो ये इसके तत्व हैं। तो बात अगर हम करें तो अधिकार का जो स्रोत है, यानी जो शक्ति का जो स्रोत है वो हमारी जनता है, ठीक है। प्रियम्बल में आप पहली ही लाइन में आप जब पढ़ेंगे तो पहली लाइन क्या कहती है, हम भारत के लोग, यानी स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हुई, अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं। अब हम जान लेते हैं देखो दूसरी लाइन में क्या कहा जाता है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है ये उसकी प्रकृति है, यानी हमारे देश की प्रकृति क्या है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष जो हम कहें, लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमारी प्रकृति है, हमारी यानी हमारे देश के संविधान की। अगली हमने चीज़ देखी थी, संविधान का उद्देश्य क्या है,
ठीक है, दो चीज़ों की बात कर ली। स्रोत क्या है? अधिकार का स्रोत हमारे नागरिक है, जनता है। प्रकृति क्या है? जैसे संप्रभु, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है, तो कितनी अगर प्रकृति की बात करी गई है, कितनी प्रकृति की बात करी गई है वो देख लेते हो। देखो काउंट करेंगे तो आप 1 2 3 4 यानी भारत की प्रकृति में 4 चीज़ों को ऐड किया गया है। ठीक है, तो 4 प्रकृति की बात की है। अब हम देखते हैं संविधान का उद्देश्य क्या कहता है। हमारे संविधान का बनाने का उद्देश्य क्या है, वैसे तो सबको पता ही है, फिर भी हम देखते हैं। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य है वो हमारे देश की जो जनता है, जो नागरिक है, उसको न्याय दिलाने का, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना, उनमें समानता का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये उसका उद्देश्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ठीक है, अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी बंधुत्व। यानी उद्देश्य में भी 4 तत्वों को ऐड किया गया है। ठीक है, उद्देश्य में भी कितने तत्व आ गए? 4, स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। ठीक है, अगली चीज हम देखें तो संविधान लागू होने की तिथि। तो संविधान हमारा कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, वैसे तो संविधान लागू प्रॉपर वे में आधिकारिक रूप से कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पर 26 नवंबर 1949 इसमें लिखा गया है। इसमें बताया कि तब क्या हुआ था, बन के रेडी हो चुका था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लेना। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या क्या कहती है पता होना चाहिए, क्या क्या वर्ड उसमें डिफाइन है, कितने तरीके के न्याय बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरीके के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गई है। समता की बात करें तो सभी को प्रतिष्ठा के मामले में और अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो कितने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने तरीके के न्याय की व्यवस्था की गई है हमारे प्रियम्बल में? तो 3 तरीके के न्याय की है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हम जितने वर्ड्स हमारे संविधान की प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संप्रभुता की। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? खुद ही का प्रभु, या हम कहें खुद ही में ही संपूर्ण, किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक है, संप्रभुता यानी भारत किसी और देश पे निर्भर नहीं है, ना तो किसी और देश का डोमिनियन है। जैसे पहले ब्रिटिश रूल था तो हम ब्रिटिशर्स के अंदर आते थे। ठीक है, अब जैसे भारत जो है वो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो संघ हैं उनके उसका सदस्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत में कोई चीज़ थोप सकते हैं। ठीक है, तो भारत एक संप्रभु राज्य है, तो संप्रभुता से यही मतलब होता है। अगली अगर हम चीज़ देखें तो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक हमारा देश है, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, राइट, वो सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, यानी हमारे देश में जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो है स्विट्जरलैंड का, जिसमें डायरेक्ट जनता ही शासन करती है। जनता से हर बात के लिए पूछा जाता है कि क्या आप ये चीज़ चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जनता वहाँ पर बताएगी। ये प्रत्यक्ष शासन होता है जनता का, लोकतांत्रिक का। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे देश में है, हम क्या करते हैं, वोटिंग सिस्टम है, हम वोट डालेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और जो विधायिका बनाएगा, और विधायिका से हमारी जो अगले केंद्र में जो सरकार होगी, सांसद बनाए जाते हैं और इनडायरेक्ट वे में वो रूल करते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं वो शासन करते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक का एग्जाम्पल हो गया। अब अप्रत्यक्ष में भी 2 टाइप के लोकतांत्रिक चीज़ें आती हैं। एक तो है जैसे ब्रिटिशर्स के वहाँ, ब्रिटेन में क्या चीज़ है, राजशाही चलती है। जो प्रमुख होगा वो चुना नहीं जाता है, वो उन्हीं का जो पारिवारिक बेटा या चाचा का बच्चा, जो भी वट एवर इट इज़ ना,
वो सारी चीज़ें राजाशाही चलती है वहाँ, ठीक है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो हमारे देश का प्रधान है। तो ये लोकतंत्र की हमने यहाँ पर बात करी। अगली चीज़ हम देखते हैं गणतंत्र का हमारे प्रियम्बल में यूज़ है। गणतंत्र का मतलब क्या है? अभी जैसे हमने देखा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी दो टाइप की होती है, जैसे राजाशाही और जो हमारे देश में है गणतंत्र। राजाशाही व्यवस्था जैसे अभी हमने बात करी थी ब्रिटेन की, वहाँ राजा या रानी जो होगी वो प्रमुख होता है, उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ पर पद पे वो आसीन होता है। पर हमारे देश में क्या है? हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक प्रमुख होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है, ठीक है। तो वो होता है गणतंत्र, यानी राजतंत्र जो ब्रिटेन में है, गणतंत्र जो हमारे देश में है, अमेरिका में है, ठीक है। गणतंत्र में भी दो बातें होती हैं। एक तो होती है राजनीतिक संप्रभुता, यानी राजनीतिक संप्रभुता का मतलब ये है कि किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है, उसके बजाय लोगों में पावर्स हैं, ठीक है। यानी कोई राजा के हाथ में पावर्स नहीं है, लोगों के हाथ में। और दूसरी चीज़ ये है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसका क्या मतलब है कि सभी के लिए रूल जो होंगे, रेगुलेशन वगैरह, वो सब समान होंगे। सार्वजनिक कार्यालय में बगैर किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए वो चीज़ खुली होगी। यानी हमारा देश क्या है? एक गणतंत्र है, ठीक हो गया। इसके आगे के जो भी शब्द हमारी प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में है, उसको हम दूसरे वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो अभी हमने जाना हमारे प्रस्तावना में चेंजमेंट लाया जा सकता है या नहीं, ठीक है, और क्या क्या वर्ड हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता की जो बात हमारी प्रस्तावना में की गई है वो किन किन स्वतंत्रता की बात की गई है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आगे क्या हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।